नमस्ते। अगर किसी देश को समझना हो ना, तो कभी-कभी सबसे अच्छा तरीका होता है सिर्फ एक दिन की सुर्खियां उठाकर देख लेना। तो चलिए, आज हम ठीक यही करने वाले हैं। तारीख है 10 दिसंबर 2025 और हम इस एक दिन की खबरों के जरिए भारत के एक बहुत ही पेचीदा और अक्सर एक दूसरे से बिल्कुल अलग तस्वीर को समझने की कोशिश करेंगे। तो तारीख है 10 दिसंबर 2025। अब ये कोई मामूली दिन नहीं है, ये है विश्व मानवाधिकार दिवस यानी वर्ल्ड ह्यूमन राइट्स डे। एक ऐसा दिन जो हमें उन बड़े बड़े आदर्शों और सिद्धांतों की याद दिलाता है जिन पर कोई भी अच्छा समाज खड़ा होता है। हमारा संविधान भी तो इसी की बात करता है ना। हर इंसान का अधिकार एक मौलिक अधिकार है। तो सवाल यह है कि जिस दिन हम इतनी बड़ी बड़ी आदर्शों वाली बातें कर रहे हैं, उस दिन की असल खबरें, ज़मीनी हकीकत, वो देश के बारे में क्या कहानी कह रही हैं। चलिए इसी में ज़रा गहराई से उतरते हैं। तो हम इस दिन की खबरों को 5 हिस्सों में बांटकर देखेंगे। सबसे पहले बात करेंगे इकोनॉमी की, हमारे आर्थिक इंजन की। फिर देखेंगे कि पॉलिटिक्स में क्या चल रहा है। इसके बाद समाज में जो बदलाव आ रहे हैं उन पर नज़र डालेंगे। फिर देखेंगे कि दुनिया में भारत कहाँ खड़ा है। और आखिर में भविष्य की भी एक झलक देखने की कोशिश करेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं अर्थव्यवस्था से। और यहाँ एक ही दिन में दो बिल्कुल अलग अलग तस्वीरें सामने आईं। एक तरफ जबरदस्त उछाल तो दूसरी तरफ एक बड़ा बोझ। तो सबसे पहले एक बहुत बड़ी, बहुत अच्छी खबर। माइक्रोसॉफ्ट, जी हां, माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ सत्य नडेला ने पीएम मोदी से मिलने के बाद एक जबरदस्त ऐलान किया। भारत में 1.6 लाख करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट। सोचिए कितना बड़ा अमाउंट है ये। और ये पैसा कहाँ लगेगा? ये लगेगा एआई और क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर में। मतलब ये सिर्फ एक निवेश नहीं है, ये भविष्य की टेक्नोलॉजी पर भारत की मुहर है। एक बहुत बड़ा पॉजिटिव सिग्नल। और अब कहानी में आता है एक ट्विस्ट, बिल्कुल 180 डिग्री का मोड़। उसी दिन दूसरी तरफ से खबर आती है अमेरिका से। वहां के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि वो भारतीय चावल पर टैरिफ लगा देंगे। क्यों? क्योंकि हमारा सस्ता चावल उनके किसानों को नुकसान पहुंचा रहा है। तो देखिए, एक ही दिन एक तरफ भविष्य की टेक्नोलॉजी में लाखों करोड़ों का निवेश और दूसरी तरफ हमारे खेती किसानी पर बाहर से दबाव। यही तो है वो विरोधाभास जिसकी हम बात कर रहे थे। अच्छा, इसी बीच आम लोगों के लिए भी एक राहत भरी खबर थी। होता है ना, जब आरबीआई रेपो रेट कम करता है तो उम्मीद होती है कि लोन सस्ते होंगे। बस वैसा ही हुआ। पंजाब नेशनल बैंक और कई दूसरे बैंकों ने अपने होम लोन की ब्याज दरें घटा दी। मतलब लाखों लोगों के लिए अपने घर का सपना थोड़ा और आसान हो गया। लेकिन जहां एक तरफ आम आदमी को थोड़ी सी राहत मिल रही थी, वहीं दूसरी तरफ बड़े बड़े नामों से जुड़ी एक परेशान करने वाली खबर भी आई। अनिल अंबानी के बेटे अनमोल अंबानी, उन पर 228 करोड़ रुपए के बैंक फ्रॉड केस में एफआईआर दर्ज हो गई। तो देखिए, एक तरफ आम इंसान के लिए कुछ हजार की राहत और दूसरी तरफ करोड़ों का घोटाला। यह है सिक्के का दूसरा पहलू। तो ये तो हुई इकोनॉमी की बात। अब चलते हैं राजनीति के अखाड़े में। और यहां तो बहस और मतभेद की तस्वीरें बिल्कुल साफ थीं। यहां एक मुद्दा उठा जो कह सकते हैं कि दशकों से बहुत संवेदनशील रहा है। वंदे मातरम। जमीयत उलेमाए हिंद के अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी का एक बयान आया जिसने इस पुरानी बहस को फिर से जिंदा कर दिया। उनका कहना था कि हम मरना पसंद करेंगे लेकिन वंदे मातरम नहीं कहेंगे। और फिर इसका बिल्कुल उल्टा नज़ारा हमें देखने को मिला संसद के अंदर। वहां कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और विपक्ष के दूसरे नेता गर्मागर्म बहस के बीच खड़े होकर वंदे मातरम के नारे लगा रहे थे। सोचिए, एक ही गीत जो कभी आज़ादी की लड़ाई का नारा था, आज कैसे राजनीतिक बंटवारे का एक सिंबल बन गया है। इसी दिन संसद में एक और बड़ा मुद्दा गरमाया हुआ था और वो था ईवीएम का। राहुल गांधी ने सरकार पर सीधे सीधे 3 सवाल दागे। पहला, पार्टियों को चुनाव से 1 महीना पहले ईवीएम चेक करने क्यों नहीं देते। दूसरा, सीसीटीवी फुटेज को नष्ट करने का नियम क्यों है, इसे बदला क्यों नहीं जाता। और तीसरा और शायद सबसे बड़ा सवाल कि इलेक्शन कमिश्नर चुनने वाली कमेटी से चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को क्यों हटा दिया गया। इन सवालों पर सदन में ज़ाहिर है काफ़ी शोर शराबा हुआ। चलिए अब राजनीति से हटकर समाज की तरफ देखते हैं। और यहां भी हमें वही विरोधाभास देखने को मिला। एक तरफ आगे बढ़ने वाले प्रोग्रेसिव फैसले और दूसरी तरफ दिल को दहला देने वाली हकीकतें। सुप्रीम कोर्ट से एक बहुत बड़ा, एक ऐतिहासिक फैसला आया। नए चीफ जस्टिस सूर्यकांत की बेंच ने एक ऐसी परंपरा को बदल दिया जो सदियों से चली आ रही थी। फैसला यह था कि अब किसी बच्चे को
उसकी मां की जाति के आधार पर भी कास्ट सर्टिफिकेट मिल सकता है। ये सुनने में शायद छोटा लगे, लेकिन ये पितृसत्ता को चुनौती देने वाला और जेंडर इक्वालिटी की तरफ एक बहुत बहुत बड़ा कदम है। एक तरफ ये उम्मीद जगाने वाली खबर थी और दूसरी तरफ एक ऐसी खबर आई जिसे सुनकर रूह कांप जाए। गुजरात से एक 6 साल की बच्ची के साथ निर्भया जैसी हैवानियत की खबर। ये हमें जमीन पर पटक देती है। ये याद दिलाती है कि कानून कितने भी अच्छे बन जाएं, समाज के अंदर जो अंधेरा है, जो चुनौतियां हैं, वो कितनी बड़ी और भयानक हैं। इसी बीच सरकार की एक रिपोर्ट ने एक और आने वाले चैलेंज की तरफ हमारा ध्यान खींचा। आंकड़े देखिए, आज हमारे देश में करीब 15 करोड़ सीनियर सिटीजन हैं, लेकिन अनुमान है कि 2050 तक ये संख्या बढ़कर 35 करोड़ हो जाएगी। मतलब देश की आबादी तेजी से बूढ़ी हो रही है। अब ये सिर्फ नंबर नहीं है, इसका सीधा असर हमारे हेल्थ केयर सिस्टम पर, हमारी इकोनॉमी पर, यहां तक कि हमारे परिवारों पर भी पड़ेगा। ये एक बहुत बड़ी चुनौती है जिसके लिए हमें तैयार रहना होगा। अच्छा, तो देश के अंदर की बातें हो गईं, अब जरा बाहर की दुनिया में झांकते हैं। देखते हैं कि ग्लोबल स्टेज पर यानी दुनिया के मंच पर भारत के लिए ये दिन कैसा था। और यहां भी दोस्ती और टकराव दोनों की कहानियां थीं। तो देखिए, एक ही दिन में क्या क्या हुआ। एक तरफ भारतीय मूल के यूट्यूब सीईओ नील मोहन को टाइम ने सीईओ ऑफ द ईयर बनाया, बहुत बड़ी बात है। अनंत अंबानी को वाइल्ड लाइफ के लिए ग्लोबल अवार्ड मिला। यूरोपियन यूनियन के साथ हमारे फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर अच्छी प्रोग्रेस हुई। पीएम मोदी के ओमान दौरे की बात चली, जो हमारा एक जरूरी दोस्त है। ये सब तो अच्छी खबरें थीं, लेकिन दूसरी तरफ पाकिस्तान के आर्मी चीफ ने भारत को धमकी भी दे डाली। तो आप देख रहे हैं, एक ही वक्त पर हम दुनिया से नए रिश्ते भी बना रहे हैं और पुराने तनाव से भी निपट रहे हैं। चलिए, अब आते हैं अपने सफर के आखिरी पड़ाव पर, भविष्य की एक झलक देखने। और ये झलक हमें मिली एक साइंटिफिक डिस्कवरी से। ये खबर सच में कमाल की थी। हमारे चंद्रयान 3 ने चांद के साउथ पोल पर प्लाज्मा खोज निकाला है। अब वैज्ञानिक कह रहे हैं कि यह भविष्य में बिजली बनाने का एक जरिया हो सकता है। सोचिए, चांद पर बिजली। यह सिर्फ भारत के लिए नहीं, बल्कि पूरी इंसानियत के लिए एक बहुत बड़ी और उम्मीद भरी खोज है। लेकिन जहां हम चांद पर ऊर्जा खोज रहे थे, ठीक उसी वक्त धरती पर हमारी अपनी एक सच्चाई मुंह चढ़ा रही थी। एक ग्लोबल रिपोर्ट आई और उसने जो बताया वो सच में डराने वाला था। दुनिया के 20 सबसे प्रदूषित शहरों में से 14, जी हां 14 शहर भारत में हैं। ये आंकड़ा हमें आसमान से सीधा जमीन पर ले आता है। तो आखिर में हम इसी मोड़ पर आकर खड़े हो जाते हैं। एक तरफ चांद पर ऊर्जा की खोज और दूसरी तरफ धरती पर जहरीला प्रदूषण। ये दोनों तस्वीरें एक ही दिन की हैं, एक ही भारत की हैं। तो सवाल ये है कि भारत का भविष्य कौन सी तस्वीर तय करेगी, चांद वाली या धरती वाली? इसका जवाब किसी एक खबर में नहीं है, इसका जवाब हम सब के आने वाले फैसलों में छुपा है।